चलिए हम किन चीजों को जानेंगे, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर्स ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन एक चीज और ध्यान दो कि मैंने एक मैट्रिक्स और पढ़ाया था, क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाया था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसमें भी नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर्स ऑफ कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है। तो आते हैं आगे की ओर, हम देखते हैं और क्या है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में कौन सा है, टू मैट्रिक्स आर इक्वल्स इफ दे हैव। तो पहला पॉइंट क्या है, सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, 2x2 है, 3x3 है, 4x4 है, तो सेम ऑर्डर होना चाहिए। और दूसरा क्या लिखा, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या है, बता सकते हो आप लोग? यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब कि जैसे देखो, जो मतलब नंबर्स ऑफ रो है, क्या है, नंबर्स ऑफ रो यदि 2 है तो क्या होना चाहिए, उस दूसरे वाले सेट का भी नंबर्स ऑफ रो कितने होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। और यदि उसका नंबर्स ऑफ कॉलम यदि 2 है तो नंबर्स ऑफ कॉलम दूसरे वाले सेट का भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जरा ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कोई हमने सेट क्या लिया, कोई एक मैट्रिक्स लिया जिसमें 2 रो और क्या है 2 कॉलम्स। तो इसमें भी क्या है 2 रो एंड 2 कॉलम्स। कहने का मतलब है कि यानी कि नंबर्स ऑफ रो फर्स्ट में जितने हैं उतने ही क्या होने चाहिए, नंबर्स ऑफ रो सेकंड में भी होने चाहिए, और जितने नंबर्स ऑफ कॉलम यदि फर्स्ट में है उतने ही नंबर्स ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, सेकंड में होने चाहिए। तो क्या हमने लिखा, देखो ऑर्डर ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2, और ऑर्डर ऑफ बी, इसका भी ऑर्डर क्या है 2x2। तो हम कह सकते हैं ए एंड बी आर क्या, इक्वल मैट्रिसेस। मैट्रिक्स भी बोलते हैं और मैट्रिसेस भी बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? आगे की ओर बढ़े, फिर क्या है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड फॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी कि ये जो वैल्यू दे रखा है इससे मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई एंड जेड। तो क्या लिखा, तो बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम डायरेक्टली क्या कहेंगे, इसके भी ऑर्डर जितने होंगे, यदि ये 2x2 है तो ये भी क्या है 2x2 है। ठीक है, और फिर क्या बोला, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। देखो इसमें क्या बोला कि इसमें भी रो में जितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या, इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सेम है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि नंबर्स ऑफ रो इसमें जितने हैं नंबर्स ऑफ रो उतने हैं, और इसमें नंबर्स ऑफ कॉलम जितने हैं उसमें भी नंबर्स ऑफ कॉलम उतने ही हैं। तो देखिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, एक्स वाई और जेड की वैल्यू चाहिए थी। तो देखो यह इक्वल्स में दिया है तो y है यहां, तो y के सामने क्या है 4, तो y की वैल्यू क्या हो गई 4। यदि यहां x है, यदि क्या यहाँ x है तो यहाँ x की जगह क्या है 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 1, और यहाँ z है तो z की जगह कौन है 3, तो z की वैल्यू क्या हो गई 3। तो आप देख सकते हो वैल्यूज आर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? आ जाइए अब दूसरा, फिर क्या बोल दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड सी एंड डी। क्या बोला, ए बी सी डी फॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इस इक्वेशंस में तो हम क्या करेंगे, मुझे किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी सी और डी की वैल्यू चाहिए। तो देखो ए बी सी की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए,
तो क्या है, यहां से यदि मैं वैल्यू ले लूं, एक वैल्यू यदि लेते हैं, मुझे यहां सॉल्व करने होंगे, 1 मिनट रुक जाओ। इक्वेशन यदि लेते हैं तो क्या है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहां से मैं कह सकता हूं 2a इक्वल टू क्या, b, 2a इक्वल टू b। दूसरा क्या दे रखा है जरा देखो, हम ये कह सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू क्या, -1, a माइनस बी को, अब ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यदि मुझे यहां पे क्या लिखना है, a इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या, ये इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, -1 और क्या माइनस की प्लस बी। तो अब जरा यहां से मुझे कैसे वैल्यू फाइंड होगा बताओ, यहां से मुझे b का वैल्यू फाइंड हो गया, तो यदि b का वैल्यू यदि यहां पुट कर दें तो a माइनस क्या है 2b इक्वल टू क्या, -1, 2a है ना, सॉरी क्या है 2a है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो देखो 2a -1 यानी क्या हो जाएगा, -a इक्वल टू क्या है, -1, माइनस से माइनस यदि चला गया तो a का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब जरा समझो, अब यही वैल्यू a की वैल्यू को यदि इसमें पुट कर दें, इस वाले वैल्यू में पुट कर दे तो b का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब a और b का पता चल गया, मुझे किसका चाहिए, c का चाहिए, तो a का वैल्यू मुझे पता है, तो देखो c जिसमें है क्या है 2a प्लस c इक्वल टू क्या है -1, तो अब देखो a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या है, ओ सॉरी हाँ 5 है, ठीक है 5 है, तो इसे क्या कर देंगे, यहाँ पे 2, तो ये दूसरे साइड चला जाएगा, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब जरा समझो कि मुझे किसकी चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। अब d किस में है, c और d है, जब c का वैल्यू पता चल गया तो मैं यहां लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं, 3c प्लस d बराबर क्या 13, तो यहां पे c की वैल्यू क्या है 3, 3 3 जा 9, तो d इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4 है, यहाँ 2 कैसे आएगा, 4 कैसे होगा, a की वैल्यू ने हमने यहाँ पुट किया, क्या गलत है क्या, कहाँ तुम्हें लग रहा है गलत, ये बताओ। अरे बाबा यहाँ देखो, ये जब इक्वेशन मैंने लिया तो इस इक्वेशन का क्या है 2a प्लस सी इक्वल टू में क्या है 5, और 5 है तो a की वैल्यू क्या है 1 है, तो यह a की वैल्यू 1 है, तो 2 के जगह a के जगह 1 डालेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा 2, और ये 2 दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 तो आएगा। कोई दिक्कत, चलिए d की भी वैल्यू निकल गई, तो आपको समझ में आया कि कैसे इस वैल्यू को निकालना है, और यहाँ पे भी उसी तरीके से वैल्यू दे रखा है, क्या किया फर्स्ट बार में इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया, तो a माइनस बी, और देखो माइनस यहाँ की है, इन दो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मैंने किसी और तरीके से आपको सॉल्व किया है, और एक और तरीका मैंने यहाँ पे दिया है, इसको भी आप समझ लें, क्या इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया, यानी कि देखो इसको, और a और b वाला था, इसी से a का वैल्यू निकल सकता था, इसी से b का वैल्यू निकल सकता था। तो यहाँ आप क्लास 10th में पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कॉलम मेथड, तो यानी कि जहां प्लस होता था वहां क्या लगाते थे माइनस, जहां माइनस होता था प्लस, तो मैंने भी कुछ वही किया है, यहाँ माइनस प्लस था हमने माइनस, यहाँ माइनस था प्लस, इसको कैलकुलेट किए तो क्या आया -a इक्वल टू -a, तो इसी को सॉल्व करते दौरान जरा देखो तो क्या आया था -a इक्वल टू -1, उसको मैंने कट कर दिया तो a का वैल्यू क्या आया 1, और यही 1 किसी दोनों इक्वेशन में से, उस टाइम भी आप लोग वही करते थे क्लास 10th में भी, किसी इक्वेशन को किसी एक में वैल्यू में डाल दो, फिर दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा निकल जाएगा। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 और को क्या किया है, तो मुझे जब a और इसमें से कुछ पता चल गया तो इक्वेशन नंबर 3 में यदि a की वैल्यू को डाल दिए तो मेरा क्या निकल के आ गया c का वैल्यू,
और फिर इक्वेशन नंबर 4 हमने इसको मान लिया, तो इक्वेशन नंबर 4 मान लिया तो उसमें इस वैल्यू को पुट कर दिया था, डी का वैल्यू 4 आ गया। तो आप दो तरीके से सीख गए, इक्वेशन मान लो, उसमें वैल्यू पुट करते जाओ, देन निकाल लो, या यहीं से उस दोनों को कोई भी इक्वेशन मान लो, किसी भी तरीके से आप अपना ए भी निकाल लो, देन पुट कर दो, ठीक है। चलो आगे की ओर चलें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें किसी को भी नहीं? तो देखो यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी कट गई है, लेकिन मैंने लिख दिया क्या, वैल्यूज आर क्या है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक को, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स एंड क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो बात समझना क्या होता है एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स और डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स में, पहले बात समझते हैं। तो जब दो रो, जैसे कोई एक दिया है, मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स दिया है और फिर कोई एक दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, यह मैट्रिक्स 2x3 भी हो सकता है और यह मैट्रिक्स 3x2 भी हो सकता है, या आप कह सकते हो 2x, या ऐसा कह दो ना 4x3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत? तो बस आपको क्या करना है इस बात का कि इसका फर्स्ट रो, बात समझ में आया, एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से इसके फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे समझना, यहां पे ये मान लो A11 दिया है, ठीक है, या मान लो AIJ दिया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, BIJ। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहां पे फिर क्या लिखोगे, यहां पे भी उसी तरीके से बदलते चला जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, AIJ ही होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, AIJ ही होगा। मतलब यहां पे क्या 1 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया 1 2 हो गया, ये क्या हो गया 1 3 हो गया। तो फिर अब समझ में आएगा कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो लो फर्स्ट रो तो BIJ यानी 1 1, यहाँ पे क्या है 1 2, तो यानी कि यह 1 2 वाला सेट ए के सेट कह रहा हूं मैट्रिक्स के से 1 2 वाले को क्या लेंगे, ले लेंगे, एंड दूसरा फिर इसके 1 2 वाले को ले लेंगे, एंड दोनों को ऐड करेंगे। और जैसे ही तो एक नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, A प्लस B का एक मैट्रिक्स बनेगा, उसमें मैं ये लिखूंगा A11 प्लस B11। दूसरा क्या है, A12 प्लस B12। फिर क्या आएगा, फिर तीसरा क्या आ जाएगा आगे, यदि मैं लिखूं A13 प्लस B13, यह एक बन गया। तो मान लो इसको जोड़ने पर यदि कुछ वैल्यू आ गया x, इसको जोड़ने पे कुछ वैल्यू y, एंड इसको जोड़ने पे वैल्यू कुछ z। इसी तरीके से ये तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम की बात हो गई। इसी तरीके से इसके नीचे और भी कुछ दी गई होगी, उसे भी हम जोड़ेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। तो आइए इसको, और सेम चीजें होंगी क्या डिफरेंस वाले में, कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि जैसे होगा वैसे ही माइनस करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मतलब इसका यदि 3 वैल्यू है और इसका 2 वैल्यू है तो 3 - 2 नहीं करेंगे, 2 - 3 ही करेंगे यदि उसके मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू, क्योंकि मैं जब मैट्रिक्स को एक्सप्लेन कर रहा था उसमें यह बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर वो निगेटिव वैल्यू भी आ सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकता है। तो चलिए आगे की ओर चले। तो एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स भी आपको समझा दिए। तो देखो यहां पे हमने इन चीजों को लिया है, जरा ध्यान से देखना। एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स में मैं क्या किया, क्लास 1 में कितने बॉयज हैं 12 एंड गर्ल्स कितनी है 15। यदि क्लास 2 की बात करें तो ये क्या है 22 क्या है बॉयज एंड 10 क्या है गर्ल्स। क्लास 3 में 10 क्या है बॉयज एंड 25 क्या है गर्ल्स। तो अब देखो मुझे क्या करना था कि रूम ए और फिर रूम बी, यानी कि कहने का मतलब ऐसा कह सकते हो कि यदि रूम ए इसमें क्या है
इस रूम में यानी एक सेक्शन दे दिया गया, ऐसा समझो कि एक सेक्शन दे दिया गया, एक साइड में 3 क्लास चल रहा है और दूसरे साइड में 3 क्लास चल रहा है, और तीनों में क्या है, यानी फर्स्ट क्लास में उधर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इधर कुछ बच्चे हैं तो फर्स्ट क्लास में कुछ बॉयज एंड कुछ गर्ल्स है, सेकंड क्लास में क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स हैं, 2 ग्रुप। तो 2 ग्रुप यानी किसी बिल्डिंग्स का 2 ग्रुप यदि है तो एक ग्रुप में कुछ और बच्चे पढ़ेंगे और दूसरे ग्रुप में कुछ और बच्चे पढ़ेंगे। तो इन दोनों ग्रुप को क्या कर दिया गया, रूम ए प्लस रूम बी, क्योंकि मुझे 2 मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। रूम ए के रूप में हम इसे कह सकते हैं मैट्रिक्स ए भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स बी भी कह सकते हैं। जो चीज लिखा है इसे हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है, रूम ए प्लस रूम बी। अब लो हमने क्या किया, गौर करना, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, और ये भी क्या है, देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो इसका एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को उठाया, एंड सेट बी के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को उठाया और क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कोई दिक्कत है यहां तक? 1 मिनट, सॉरी। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, और फिर उसी तरीके से देखो इस वाले में ये क्या है, सेकेंड कॉलम है लेकिन फर्स्ट रो है। तो देखो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में क्या है, 20 है, और इधर क्या है, 15 है। तो देखो मैंने जोड़ दिया। तो आप समझ पा रहे हो कि कैसे इनको ऐड किया गया होगा। तो उसी तरीके से इन चीजों को बाहर निकाल के क्या लिख दिया गया, देखो जो ऑर्डर में था मैट्रिक्स, तो याद रखेंगे कि यदि एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स यदि होगा तो हम यदि एलिमेंट्स को जोड़ भी रहे हैं तो जो मेन मैट्रिक्स है यानी मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर होगा, हम किसी उस दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ते हैं तो ऑर्डर उसका चेंज नहीं होगा, सेम ऑर्डर आएगा। बात क्लियर? तो देखो यह किस ऑर्डर में है, 3x2 के ऑर्डर में है, और ये भी किस ऑर्डर में है, 3x2 के ऑर्डर में है। तो जरा ध्यान दो कि इन चीजों को जोड़ने के बाद भी तब इसको जोड़कर लिख सकते हो फाइनली आंसर 12 10 22, उसी तरह 15 10 15 20 35, इस तरीके से जोड़कर एक मैट्रिक्स प्रॉपर बना सकते हो। यानी कि ऐसा लिख ही दो, क्या ही फर्क पड़ता है। यानी क्या लिखोगे, 22 35, उसके बाद क्या लिखोगे 52, फिर क्या लिखोगे 50, फिर क्या लिखोगे 70, और फिर क्या लिखोगे 50। तो देखो ये जो ऑर्डर आया क्या आया, 3x2 का ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो फाइनल आपका आंसर वो हो गया। तो क्या ऑर्डर में कोई बदलाव होगा, ये बात याद रहेगी। यदि 2 मैट्रिक्स को यदि हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। क्लियर? आप लोग लिखो नहीं, टेंशन नहीं है। आपको क्या क्या कर दिया जाएगा, इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, आप आराम से लिख लेना। चलिए अब फिर से देखो, फिर से क्या किया गया, 2 मैट्रिक्स को ऐड करने की बात की गई। तो 2 मैट्रिक्स को ऐड करने की बात की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि जरा ध्यान देंगे, फिर से उसी तरीके से करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो जैसे आप जरा समझना, इन चीजों को डायरेक्टली वैल्यू के साथ हमने बता दिया, लेकिन मैट्रिक्स का के पीछे का छुपा हुआ राज तो यही होता है ना, यही होता है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसी तरीके से सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने क्या किया, ऐड किया। उसके बाद फिर उसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को लिया, और दूसरे वाले मैट्रिक्स को भी क्या किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को भी हमने ऐड किया। यानी इसी तरीके से ऐड हम यदि कर देते हैं तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2x3 है, इसका ऑर्डर क्या है 2x3 है, तो ये भी जो आएगा वो क्या आएगा 2x3 ही आएगा। बना सकते हो, बनाना है बना लो, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। चलो अब आगे की ओर चलें, किसी कोई डाउट्स? चलो अब आ जाओ, यहां पे भी हम
आपको क्या दे रखा है। देखो मैंने क्या बोला था कि मैट्रिक्स के अंदर निगेटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला, एडिशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या, इसका इसका यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन एलिमेंट्स है वो। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब वैल्यू है, तो जैसा वैल्यू है उसी के हिसाब से इसका वैल्यू आएगा। देखो क्या -1 + 12, क्योंकि देखो ये क्या है, यह 1 1 है और ये भी क्या है 1 1 है, तो हम क्या -1 + 12 क्या आ जाएगा 11। फिर क्या है 40, 40 कौन ये, तो ये क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 7 क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तीन चीजों को जोड़ेंगे तो 40 + 7 क्या आ जाएगा 47। फिर -6 + 6, देखो -6 और +6 क्या आ जाएगा 0। तो अब शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्या समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब बात समझना, ये चीजें आप बचपन में पढ़े हो भैया। बचपन कहने का मतलब वो छोटे से बच्चे वाला नहीं, आप क्लास 9 10th में पढ़े हो ना, कम्यूटेटिव लॉ, यानी a + b यानी 1 + 2 बराबर 2 + 1 ही होता है। ये बातें कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को। तो कम्यूटेटिव लॉ, और याद रखना ये कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ ना, आप जिस भी क्लास में चले जाओ मैथ्स पढ़ रहे हो तो किसी न किसी चैप्टर में एक बार यूज करके आ ही जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करना था, a + b कहने का मतलब कह रहा है कि यदि किसी मैट्रिक्स को यानी दो मैट्रिक्स दिया है a + b करते हैं तो जो वैल्यू आएगा, बात समझना, जो वैल्यू आएगा वह क्या होगा, b + a भी करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। ये कहने का मतलब कम्यूटेटिव लॉ का मतलब यही होता है। तो देखो जरा, देखो 3 दोनों को जोड़ा 4 6 8 3 आया, अब देखो इसको भी मैंने जोड़ा तो b + a जोड़ा तो क्या वैल्यू बदल गया। बस ये देखो, बस क्या है, ये वाला यहां लिखे हैं तो इसमें यहां लिखे हैं, और ये वाला यहां लिखे हैं तो इसमें यहां लिखे हैं, बस फर्क यही है। एक गाना भी है ना, तुझ में और मुझ में बस फर्क है इतना, तू बेवक्त आती है और हर वक्त चली जाती है ना, कभी भी चली जाती है। शायद गाना ऐसे ही है कुछ, मुझे याद नहीं है। तो देखो, तो ये बात क्लियर हो गया कि a + b बराबर b + a होगा, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन वाले केस में चेंज हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में भी चेंज हो जाएगा, और दूसरा यदि बात करें तो सब्सट्रैक्शन में भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि सब्सट्रैक्शन की यदि बात करते हैं तो यदि -2 + 1 है, अब -1 + 2 है, तो क्या वैल्यू सेम आएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए जब वैल्यू दिया गया रहे तो ये एडिशन वाले में दोनों सेम हो सकते हैं, होंगे ही होंगे, लेकिन बाकी क्या बात करते हैं किसके बारे में, सब्सट्रैक्शन हो मल्टीप्लिकेशन हो, उसमें कंडीशन आगे बदलेंगे। तो आगे आगे हम देखते हैं होता है क्या, ठीक है। तो फिर आ जाइए क्या है इन जनरल्स, यानी कि जैसा मैट्रिक्स का रूप दिखता है वो वाली बातें अब यहां पे लिख दी गई है। तो क्या लिखा गया है, m क्रॉस n मैट्रिक्स विल हैव एरे। तो देखिए 1 1 1 2 है, फिर 2 1 1 2 ये चीजें लिखी गई है, फिर 1 ij 1 an, ये है क्या, ये जरा समझो, जरा देखो यहां पे क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि मैट्रिक्स A मैट्रिक्स है, तो जरा ध्यान से देखो 1 1 < I, 1 < I एंड I < m, I < m। क्या बात सही है, किसको किसको समझ में आ रहा है जरा ये मुझे बताएंगे। बच्चे पार्टी समझ में आ रही है आप लोगों को, छोटी सी तो बात है। देखो टोटल नंबर ऑफ रो, m क्या है, m बात समझना, m का मतलब हमने क्या लिखा, यदि आप लोग कहां उलझ के रह गए, मैं यहां पे यदि एक लाइन बना दी आप लोग यहीं उलझ के रह गए, तो यदि इस पे ध्यान दो और इस पे ध्यान दो तो बाकी चीजें आपको खुद समझ में आ जाएगी। m का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ रो, लेकिन इस 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो। बात समझ में आया,
यह m का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ रो, लेकिन इस 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो। और n का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम, लेकिन 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट कॉलम। तो अब बताओ कि टोटल नंबर ऑफ रो से क्या फर्स्ट रो छोटा है या बड़ा है? छोटा है ना? नहीं समझ में आया? एज ए डिजिट्स कहने का मतलब कि जैसे देखो, मैं टोटल बात करूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो, तो यानी कि ये कहां तक जाएगा? यदि इसमें देखो तो ये कहां तक जाएगा? लगातार चलते चला जाएगा, आगे बढ़ते चला जाएगा, और इसमें भी ये एन तक आगे लगातार बढ़ते चला जाएगा। तो जरा ध्यान से देखना, एम का मतलब नंबर्स ऑफ रो कितना भी हो सकता है, एन का मतलब नंबर्स ऑफ कॉलम कितना भी हो सकता है। तो जब नंबर्स ऑफ रो बहुत हो सकता है तो ये 1 लिखने का मतलब नंबर्स ऑफ रो 1, तो 1 इनफाइनाइट से छोटा है या बड़ा है? छोटा ही है। तो वही बात तो यहां समझा रहे हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं। फिर देखो यहां पे उसी चीज को क्या कर दिया, अलग करके लिख दिया। कोई सेट ए है, उसमें आई और जे है, तो देखो आई ए क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ए का मतलब इसमें ए है तो दूसरे वाले में भी, उसके बगल में भी ए मान सकते हैं, यानी एलिमेंट्स। ए का मतलब क्या है? एलिमेंट्स। एंड दूसरा देखो आई यदि फर्स्ट सेट ए में है, यदि सेट ए में ए आई जे है, ध्यान से देखना, और सेट बी में भी क्या है? ए आई जे ही लिखते हैं, या ऐसा समझो बी आई जे लिखते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या? उसके बगल वाला, यानी कि ये ए है तो उसकी जगह उसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है? बी है। लेकिन इसमें भी आई जे होता है, रो एंड कॉलम होता है, तो इसमें भी क्या होता है? रो एंड कॉलम होता है। तो देखो इसको क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग रो, और इसको क्या कहेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। एम को क्या कहेंगे? टोटल नंबर्स ऑफ रो, और एन को क्या कहेंगे? टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। अब आ जाओ एसोसिएटिव लॉ। क्या है? एसोसिएटिव लॉ। तो क्या लिखा? इफ ए एंड बी आर 3 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन, यानी कि 3 मैट्रिक्स इसमें कंसीडर करना है। कम्यूटेटिव लॉ में कितना मैट्रिक्स? 2। कम्यूटेटिव लॉ में कितना? 2। और एसोसिएटिव लॉ में 3 मैट्रिक्स को कंसीडर करने हैं। कोई दिक्कत? तो जरा ध्यान से देखेंगे कि मैंने क्या किया। 2 क्रॉस 2 का क्या लिया? 3 को मैट्रिक्स लिया, 3 मैट्रिक्स हमने लिए, 3 मैट्रिक्स को कंसीडर किया, तो क्या था? तो अब ध्यान से देखना क्या लिखा है, a प्लस बी। क्या है? a प्लस बी, अब ब्रैकेट में प्लस सी। तो अब बताओ एक चीज और, जरा देखना, हमने 3 नंबर को लिया, जैसे ये 3 मैट्रिक्स को कंसीडर किया, मैट्रिक्स को जोड़ने तो आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं मान लो कि मैं 1 2 और 3 नंबर को कंसीडर किया, और इसको कह दिया a, इसको कह दिया b, और इसको कह दिया c। तो यदि 1 प्लस 2 अब प्लस में 3, या दूसरे साइड मैं ये लिख दूं a प्लस b प्लस c। तो a क्या है? 1 है, और प्लस 2 प्लस 3, क्या दोनों के वैल्यू में अंतर आएंगे? क्या नहीं आएंगे? तो क्लियर है? कोई दिक्कत? कहां पे? ओ सॉरी, हाँ 2 क्रॉस 2 है। क्लियर है? तो इस दोनों में अंतर नहीं आएंगे। तो उसी तरीके से आप एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ लिए, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? एडिशन के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आगे भी पढ़ेंगे। तो ये बात क्लियर हो गया कि कैसे ऐड किया गया है। इसमें मुझे अब नहीं लगता है कि समझाने की जरूरत है, क्योंकि देखो इन दोनों को पहले एक साथ लिया गया, यानी a प्लस बी को पहले एक साथ लिया गया, जैसे मैं यहाँ पे a प्लस बी को एक साथ लिया, और उसके साथ साथ फिर दूसरे वाले में क्या है? b प्लस सी को एक साथ लिया, तो मैंने यहाँ पे b प्लस सी को एक साथ लिया। तो देखो जरा 2 पार्ट में इसको सॉल्व किया गया है। तो एक बार देखो a को बाहर करके b प्लस सी को साथ किया गया, और इसमें a प्लस बी को साथ रख के c को क्या किया गया? बाहर किया गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है? अब जरा समझो। तो इसके जो वैल्यू आए, देखो इसके जो वैल्यू आए, इसके भी वैल्यू क्या आए? सेम आएंगे, और ऑर्डर में भी कोई बदलाव नहीं होगा। यानी एसोसिएटिव लॉ में भी यदि एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स है तो उसके ऑर्डर में भी
कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी फर्स्ट वाले केस में जितने एलिमेंट्स आएंगे दूसरे वाले में भी उतने ही एलिमेंट्स आएंगे जितने। अब एलिमेंट्स यदि इक्वल आए तो ये जरूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम है। आई एम राइट या रॉन्ग? क्या सब में एलिमेंट सेम आए? बात समझना, यदि इसमें भी एलिमेंट सेम है उसमें भी एलिमेंट सेम है तो क्या ये तुम कह सकते हो कि ऑर्डर सेम है? ऑर्डर सेम होगा या चेंज होगा ये बताओ? चेंज होगा, सेम नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई मैट्रिक्स, बात समझना, 2 क्रॉस 3 का है और यदि कोई मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 का है, क्या है? कोई मैट्रिक्स क्या है? 3 क्रॉस 2 का है, तो आएगा तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट 6 है, लेकिन ऑर्डर क्या हो गया? चेंज हो जाएगा। लेकिन एसोसिएटिव लॉ या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ द एडिशंस प्रॉपर्टीज में ऑर्डर चेंज नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे को चले। अब क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो जरा ध्यान से देखेंगे क्या है। कोई एक मैट्रिक्स ले लिया गया, 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स ले लिया गया, और तो उसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स क्या है? सेम है। तो देखो, क्या ये मैंने जो लिखा है आप लोगों को समझ में आ रहा है? A11 का मतलब रो 1 कॉलम 1, A12 रो 1 कॉलम 2, A13 रो 1 कॉलम 3। फिर सेम वही चीज नीचे वाले के लिए क्या है? A21 रो 2 कॉलम 1, A22 रो 2 कॉलम 2 और A23 रो 2 कॉलम 3। क्लियर? तो देखो, इन जनरल फॉर्म्स क्या लिख सकते हैं? इन अ जनरल फॉर्म Aij एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ijth एलिमेंट्स आएंगे। यानी कि उसमें बहुत सारे रो होंगे, बहुत सारे कॉलम होंगे, तो उसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए इसको क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या होगा? jth i एंड jth एलिमेंट्स हो जाएंगे। जैसे यही बात है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हो गए। आगे की ओर आएंगे। फोड़ दो, आओ मुझे मारो, मुझे मारो। R4 कथी होता है और C4 कथी होता है? यदि ये सवाल तुम पूछ रही है ना, तो मेरा पिछला वीडियो तुम जाकर YouTube पर नहीं देखी है, उसमें भी R और C करके हमने समझाया है। इससे सीधा और साफ जाहिर होता है। तो वही चीज तो कह रहे हैं कि कहावत है ना कि बाबा के कैल तोहर पप्पा भोगिया ना, पप्पा के कैल तू भोगबा। ठीक बा? चला आगे की ओर बढ़त है। अब क्या है स्केलर ऑफ द मैट्रिक्स में? बात समझना क्या लिखा गया है। स्केलर कहने का मतलब क्या होता है? अब वो सर ये 2 कहां से आ गया? स्केलर ऑफ द मैट्रिक्स की यदि बात की है, सर ये 2 कहां से आ गया? आपने कुछ तो बताया ही नहीं। 2 कहने का मतलब वैसा संख्या, स्केलर कहने का मतलब वैसा संख्या कि आप किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? कोई दिक्कत? देखो क्या किया गया है, ये इतना है, इसको क्या किया? सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है, क्या कर दिया गया? 2 से मल्टीप्लाई हम कर दिए, तो वैल्यू क्या आ गया? ये आया। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसे हम लिख दिए। तो देखो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बाय द 2। यानी स्केलर कहने का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बाय द स्केलर। यानी कि वैसा वैल्यू, वैसा कांस्टेंट वैल्यू जिसमें हम क्या करेंगे? स्केलर का मतलब चिपक जा रहा है, तो आपको क्या करना है? सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसे ही क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत? हाँ कोई भी 3 3 3 4 4 4, हाँ सब में वही करना होगा। आगे भी एग्जांपल है, मैं अभी और कराऊंगा। तो देखो के ए कांस्टेंट, के का मतलब क्या है? कांस्टेंट। अब क्लियर हो गया? यानी के ए आई जे यानी एम क्रॉस एन, कोई भी क्या कह सकते हैं ऑर्डर का वो मैट्रिक्स हो, लेकिन उस मैट्रिक्स के साथ यानी कि आपको ये वैल्यू क्या दिया रहेगा? यदि मैट्रिक्स दिया रहेगा ना, कुछ भी मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, और इसके बाद 2 दे देगा, इनटू में 2 दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है? इस 2 के साथ सारे एलिमेंट में क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट किसी को भी कोई डाउट्स? चलो आगे की ओर बढ़े। चलो सांस नहीं लेने देंगे आप लोगों को। चलो क्या एग्जांपल्स में जरा समझो तो। अब क्या दे दिया, क्या दिया? ए मैट्रिक्स है, अब क्या कह दिया? ए के साथ क्या करो? 3 का मल्टीप्लाई कर दो। वही तो मैंने पीछे बताया। तो देखो सबके साथ क्या हो गया? 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 3A मैट्रिक्स बन गया। अब दूसरा क्या दे रखा है? बी। अब बोल दिया क्या? 2B। अब 2B और फिर क्या बोल दिया? इन दोनों मैट्रिक्स को निकालो एंड देन फिर क्या कर दो? आपस में जोड़ दो। तो एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स आपको मैंने बता ही दिया है। कोई दिक्कत? तो क्या किया? देखो इन चीजों को आपस में मल्टीप्लाई किया, एक मैट्रिक्स ये बन गया। और दूसरा देखो इसको आपस में क्या किया? हमने मल्टीप्लाई किया और दूसरा मैट्रिक्स बन गया। तो मल्टीप्लाई करने के लिए कोई इशू नहीं है किसी को? क्यों भी सिखाना पड़ेगा मुझे? नहीं ना? नहीं तो मैं सिखाऊंगा भी नहीं, कह दूंगा कि नर्सरी क्लास के जो टीचर पढ़ाते हैं उनके पास चले जाइए। ठीक है, वो आपका नाक भी साफ कर देंगे और पढ़ा भी देंगे। चलिए आगे की ओर आइए। क्या है? 9, 12 एंड 3। तो ये देखो दो मैट्रिक्स को फिर से जोड़ना है। तो जोड़ना है तो क्या करना होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ देना होगा। तो एक नया मैट्रिक्स बनके रेडी हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोग भी मन से पढ़िएगा, ये बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, आ जाइए आगे की ओर। अब क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो क्या किया गया? यदि आपस में a प्लस बी इंटू के है तो स्केलर क्या होता है? सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो a के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और b के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। तो देखो a मैट्रिक्स है और b मैट्रिक्स है और k का वैल्यू समथिंग आप कुछ भी ले सकते हो। या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा और नहीं होगा तो सबके साथ सीधा क्या करना है? के मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स डायरेक्टली लिख देना है। तो देखो यहाँ पे एक a मैट्रिक्स है और दूसरा क्या है? ये b मैट्रिक्स है। तो देखो हमने दोनों में क्या किया? स्केलर कहने का मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स में हमें सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पहले 2a कर दिया तो मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक वैल्यू निकल के आ गया और दूसरा 2b सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक सेट 2a एंड 2b मिल गया। और लास्ट में मुझे क्या बोला था? कि पहले तो बोला कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो एंड देन जब एक नया मैट्रिक्स बन के आता है तो मेरे पास एक न्यू मैट्रिक्स ये और ये बन के आया। इस दोनों को आपस में क्या कर दो? जोड़ दो। जोड़ दो, जो वैल्यू आएगा उसे फिर क्या करना है? पहले तो मैंने क्या किया? a प्लस बी कर लिया। बात समझना, बात तो सही है। देखो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या किया? a प्लस बी और 2 इंटू ए प्लस बी, यानी इसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया। तो सीधा क्या किया? दो मैट्रिक्स को जोड़ो। बात समझ में आया? और दोनों को जोड़ के बाद में सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो तो इस रूप से, यानी कि एक इसे कह सकते हो क्या? फर्स्ट मेथड, और इसे क्या कह सकते हो? सेकेंड मेथड। क्या वैल्यू में अंतर आया? तो यानी कि इससे ये पता चलता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर रहे हो और उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उसके ऑर्डर में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। जरा देख लो, क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे की ओर बढ़े। पक्का? चलो आ जाओ जरा फिर से। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स में? क्या है अब बात समझना। ए मैट्रिक्स है कोई और इसके अंदर k प्लस एल, यानी क्या है? अलग अलग कोई दो वैल्यू को आपस में जोड़ो। तो देखो क्या किया गया? k प्लस एल, तो वैल्यू क्या दे दिया गया? 2 प्लस 3 5a। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्केलर है, तो स्केलर यानी दो एलिमेंट्स आपको k और l के रूप में दे दिया या a और b के रूप में दे दिया, उसको स्केलर मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। तो उसको आपस में क्या करेंगे? पहले जोड़ लेंगे तो एक वैल्यू बन जाएगा और उसी वैल्यू के साथ क्या कर देंगे? सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही तो मैंने किया। 5a से 5a है, निकल के आया वैल्यू। इसी को देखो क्या कर दिया गया? अलग अलग लिया गया 2a मैट्रिक्स एंड 3a मैट्रिक्स, क्योंकि यह अलग अलग के साथ, क्योंकि a के लिए कितना था? 2 था और b के लिए क्या है? 3 है। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे मैट्रिक्स में क्या करेंगे? 3 से, क्योंकि मैट्रिक्स तो एक ही दे रखा है।
बी तो दिया नहीं है, तो एक बार उसी मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई और एक बार उसी मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई किया गया, और ये जो वैल्यू आया इसको 2a + 3 बाद में जोड़ दो तो देखो वैल्यू क्या आ गया, सेम आया, जो वैल्यू ये आया वो वैल्यू सेम आया, तो क्या इक्वल, ये बात तो क्या हो गई, प्रूफ हो गई। चलो, तो यानी कि ये प्रूफ करने की बात थी कि पहले हमने क्या किया, LHS वाले टर्म्स को सॉल्व किया एंड दूसरी बार क्या किया, RHS वाले टर्म को सॉल्व किया, और देन हम प्राप्त किए कि दोनों केस में क्या आ रहा है, वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक है, आगे की ओर चलें, आ जाओ। अब क्या है, निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, द निगेटिव इच एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि कह सकते हैं कि उसमें इच एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स उसका क्या हो सकता है, निगेटिव। तो निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय क्या है, -a। तो -a कहने का मतलब क्या है, देखो -a = -1 × a होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, तो जरा देखो हम क्या किए, सब में -1 से क्या कर देंगे, यानी -a कहने का मतलब क्या होता है, -1 × a, यानी जो a मैट्रिक्स दिया है, तो देखो इसको निगेटिव मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ये इसके अंदर निगेटिव साइन दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि निगेटिव मैट्रिक्स हो गया। ये देखो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कैसा भी मैट्रिक्स दिया हो, यानी ये टोटल पॉजिटिव दिया होता फिर भी -1 से निगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, फिर भी -1 से सब में मल्टीप्लाई करते, या इसके अंदर निगेटिव दे भी दिया है फिर भी -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब ही यही होता है कि a = -1 × a, निगेटिव मैट्रिक्स का मतलब ही यही होता है। यानी कोई मैट्रिक्स दिया हो उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या कहलाएगा, निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, आगे की ओर बढ़े, अब आ जाओ क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब बात समझना कि एडिटिव आइडेंटिटी यदि बोलेगा यानी किसी मैट्रिक्स में 0 से जोड़ो, 0 यदि जोड़ते हैं किसी मैट्रिक्स में तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी जब 1 यानी सिंगल, यानी कोई बदलाव नहीं, यानी उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस, यानी किसी मैट्रिक्स के साथ किसी, ओए सॉरी, ये चलत क्यों नहीं है, क्या चल रहा है, अच्छा हेलो हेलो सर, वो स्क्रीन टच है ना, तो यदि किसी और चीज का टच हो जाएगा तो फिर वो नहीं चलेगा, मैं वो ध्यान ही नहीं, मुझे लगा कि मेरा हाथ सट रहा है क्या कहीं। चलो, तो क्या है, ये बात समझ में आ गया कि ये कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स के साथ 0 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक। तो यानी किसी भी मैट्रिक्स के साथ 0 मैट्रिक्स को ऐड करोगे सेम मैट्रिक्स मिलेगा। आगे क्यों रहा है, अब क्या है, एडिटिव इनवर्स, यानी कि एक पॉजिटिव मैट्रिक्स हो और एक क्या हो, निगेटिव मैट्रिक्स हो, बात समझना। तो अब यहां पे खेला हो जाएगा आपके साथ। सबसे पहले दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो एक माइनस वाला है, इसको माइनस वाला मान ही लिया गया, बात समझ में आया, इसको प्लस वाला मान ही लिया गया। तो जरा देखो, अब बात समझो, एगो वैल्यू प्लस में हो और एगो वैल्यू क्या हो, तो देखो क्या होता है जरा समझो। क्या हमने लिखा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स एंड -a मैट्रिक्स। तो क्या मेरे पास पहले से -a मैट्रिक्स अवेलेबल होता है क्या, नहीं, हम दिए गए मैट्रिक्स से क्या करते हैं, एक निगेटिव मैट्रिक्स को बनाते हैं एंड देन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू तो जो था, एक जो ये वैल्यू है, और इसको निगेटिव मैट्रिक्स पहले बनाना होगा। यदि याद रखना कि यदि बोल दे कि एक पॉजिटिव मैट्रिक्स और एक निगेटिव मैट्रिक्स को आपस में क्या करो, ऐड करो, तो उस केस में आपको क्या देगा, एक ही मैट्रिक्स देगा, और उसको क्या बनाना पड़ेगा, आपको निगेटिव मैट्रिक्स बनाना होगा। तो निगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, उसी वाले मैट्रिक्स का साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है तो निगेटिव हो जाता है, निगेटिव होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो याद रखेंगे, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा,
जीरो के बराबर आएगा। क्लियर है? क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, वैल्यू सेम, जीरो। क्लियर? आगे की ओर चलें। और कल हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स। आज जितना भी कंडीशन हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स का पूरा केस पढ़ा है। कहीं पे भी निगेटिव हमने किया है क्या? a माइनस बी किया है क्या? कहीं नहीं किया है। तो जितने भी कंडीशन हमने पढ़े, क्या पढ़ा हमने? एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स का पढ़ा। और कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स। तो आगे आप लोग इसे, जिन्हें समझ में नहीं आया होगा, यह क्या हो जाएगा? आपके यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा और आप जाकर वहां से देख लेंगे, फिर से समझ लेंगे। और दूसरी नंबर बात, यदि मैं भेज ना पाऊं, ठीक है, तो आधे घंटे के बाद अपलोड हो जाएगा, आप देखकर डायरेक्टली लिख भी सकते हैं वहां से, कोई दिक्कत। यदि पीडीएफ में नहीं भेजा तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, अब वीडियो से देख कर लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, जिससे एक बार और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। बहुत तो नहीं हुआ है, वो सीक्वेंस है कि इतना नंबर पेज है, इतना नंबर पेज किया, इतना नंबर लेसन ऐड किया, इतना नंबर पॉइंट्स ऐड किया गया, वो चीजें हैं। अब समझ में आया कि ऑनलाइन में ज्यादा कैसे पढ़ाई हो जाता है और आप लोग बाद में चिल्लाते हैं कि बाप रे भाई इतना मेंटेन कैसे होगा। इसका वजह यही होता है, चैप्टर दर चैप्टर समाप्त हो जाएगा यदि हम पीपीटी लेके आएंगे तो। बात समझ में आया? पूरा चैप्टर दर चैप्टर लगातार समाप्त हो जाएगा आपका। तो ऑफलाइन के टीचरों को क्या करना होता है?